नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना है क्या वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। फ्लैट आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में हालांकि आज थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ब्रेंट नीचे आया है, मजबूती रुपए में है, लेकिन एक बड़ा कंसर्न जो सुबह सुबह खबरें बताई सीएनबीसी आवाज ने कि इस बार जो मॉनसून है वो सामान्य से थोड़ा कम होगा, उसका एक असर जाहिर तौर पर मार्केट में आपको दिखेगा। लेकिन ब्रेथ की तस्वीर रख दीजिए एक बार स्क्रीन पर। ब्रेथ आज अच्छी है, एडवांसेस के फेवर में है। 1664 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। 1367 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपको मार्केट में नजर आएगा। जहां पर स्ट्रेंथ है उसमें से कुछ काउंटर्स रख रही हूँ सामने। एलकम पूरा आईटी पैक रखेगा एक बार स्क्रीन पर। इन्फोसिस तो 5% की तेजी के साथ वायदा का गेनर बना हुआ है। जीएमआर एयरपोर्ट नतीजों के बाद यहाँ पर मजबूती, और वायदा के गेनर में देख रही हूँ मैं इन्फोसिस, एलटीएम, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो, सभी में शानदार मजबूती। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दे रहा है मार्केट। तो आपका नजरिया क्या हो, कैसे आपको नेविगेट करना है, ये समझ लेते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निफ्टी जहां फ्लैट, बैंक निफ्टी में जहां थोड़ी स्ट्रेंथ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे दे रहा है मार्केट। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है पिछले 2-3 दिनों से, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव देख रहे हैं। जैसे कि आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि आईटी एक अच्छा रिलीफ दे रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स और अदर सेक्टर्स वर डूइंग वेल। स्पेसिफिकली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में 50 डेमा हमारा रेजिस्टेंस आता है लगभग 24,000 के आसपास। पोजिशनली सपोर्ट आता है 23,840 के आसपास, जहां पे हमारा 10 और 20 डेमा है। तो ये 150 पॉइंट के दायरे में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। वीकेंड है, पोजीशन तो हम नहीं कैरी करेंगे, लेकिन कोई ब्रेकआउट मूव आए मंडे को तो आई थिंक देन वी शुड चेज ब्रेकआउट। आइदर साइड आ सकता है, 24,000 के ऊपर निकलेगा तो इट्स अ बुलिश ब्रेकआउट, और अगर 23,840 टूटता है तो बेरिश हो जाएगा हमारे लिए। तो इंट्राडे आप बाय ऑन डिप विद इन दिस रेंज कर सकते हैं, बट पोजिशनली एक बार ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक भी सिमिलरली ऐसे ही फंसा हुआ है विद इन 50 डेमा एंड 10 एंड 20 डेमा। यहाँ पे भी ऑल्दो द इंडेक्सेस इज स्ट्रॉन्ग, बट फ्रेश ब्रेकआउट हमें 55,250 के ऊपर मिलेगा। ठीक है, व्यू हमने समझ लिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट पर आपको क्या रणनीति स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब से थोड़ी देर में हम अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। नंबर्स के बाद स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, कारण समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आउटलुक भी समझेंगे कि आने वाले समय में अशोक लेलैंड कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक बार चार्ट रखिएगा अशोक लेलैंड का। आज जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला है, और आज सुबह जो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी मैं ब्रोकरेजेस की, वो भी काफ़ी डिवाइडेड साउंड कर रही थी। हालांकि ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि बॉश की चर्चा कर रहे थे हम सुबह। एक बार रख दीजिएगा टीवीएस मोटर, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है 1.5% के करीब करीब। लेकिन अशोक लेलैंड 2.5% नीचे। थोड़ी देर में बात करेंगे मैनेजमेंट से, लेकिन उससे पहले नंबर्स आपके स्क्रीन पर रख देते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे नोट कर लीजिए। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए 7045220000। इस पर अपने सवाल भेजें। और इस कड़ी में पहले दर्शक जुड़ रहे हैं क्या हमारे साथ? आशीष पनवार जी जुड़ते हुए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम नमस्ते। नमस्ते, सवाल सर आपका। मैम एक्चुअली मेरे पास राइट्स के शेयर हैं, मैंने 335 पे लिए थे, 700 मेरे पास क्वांटिटी है। तो मुझे ये जानना है कि आगे मेरा क्या व्यू है, मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है इसमें। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 205 पे कर रहा कारोबार। 335 आपने अपनी खरीद बताई, 130 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। चार्ट्स पे तो काफ़ी कमज़ोर है अमित जी ये काउंटर। एक महीने में करीब करीब 7% टूटा। पिछले 6 महीने का हम चार्ट देखेंगे तो 11% से
ज़्यादा की गिरावट है यहाँ पर और पूरा स्पेस थोड़ा कमज़ोर तो रहा है। क्या किया जाए? लॉस इन लेवल्स पर बुक करके निकले या फिर 335 लेवल आएगा सर? शेयर जी डेफिनेटली वीक काउंटर है, कंटिन्यूसली 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, तो ट्रेंड तो यहाँ पे वीक है। रिसेंटली भी जो हमने रैली देखी थी फ्रॉम 175 टू 231, उसने एग्जैक्टली 200 डेमा पे रेजिस्टेंस लिया और वहां से हमने वापस एक करेक्शन देखा है। तो एक तो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब तो लगाना चाहिए था, नहीं तो इतना बड़ा लॉस नहीं देखते। बट एनी हाउ कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करे, ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है राइट्स का। सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको राइट्स पर फिलहाल, जहां भी थोड़ा लॉस कम हो वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हृदय कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। हृदय जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी गुड मॉर्निंग। सवाल सर मेरा आपका। क्वेश्चन गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने 3 महीने में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ऑर्गेन्स कॉर्पोरेशन और ग्रिड का 3 शेयर मैं जनवरी 27 तक। आपकी आवाज पूरी नहीं मिल पा रही सर मुझे। हृदय जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप दोबारा स्टॉक बताएंगे मुझे? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पीटीसी जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड, ये 3 शेयर तो मैंने मैं लिए 2 थे। और सवाल जनवरी हृदय जी आपकी ले पाऊंगी। 2 सवाल, कोई 2 काउंटर पर आप जो 2 काउंटर आपको जिस पर पूछना है वो बताएं। पीटीसी और पावर ग्रिड ले लूं? पावर ट्रेडिंग और पावर ग्रिड ले लीजिए। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे सर इन दोनों स्टॉक्स में? जनवरी 27 तक होल्ड कर सकता हूं मैं, तो क्या व्यू रहेगा इस? चलिए ठीक है, आपके सवालों के जवाब थोड़ी देर में हम देंगे। उससे पहले हम अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से बात करेंगे। हमारे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार अशोक लेलैंड का चार्ट, और जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, इसके कारण भी समझेंगे और आउटलुक भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेनु अग्रवाल जी, एमडी एंड सीईओ अशोक लेलैंड के। शेनु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सर सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ग्रोथ ठीक रही है, 19% की ग्रोथ हमने देखी यहाँ पर, इसमें वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या समझ पा रहे हैं आप इन नंबर से? थैंक यू। पहले हम बहुत खुश हैं Q4 के रिजल्ट से, FY 26 के रिजल्ट से। जैसी हमारी आशा थी, साल उससे बराबर गया या बेहतर गया। बहुत कई तरीकों पे हमने काम किया। सबसे पहला ये कि हमने काफ़ी फोकस किया अपने मिक्स की तरफ, कि हमारा एक थ्योरी है जो हमने अडॉप्ट किया है कुछ समय से, विच वी कॉल प्रीमियमाइजेशन। उसका बेसिक मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में कैसे वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डालें जिसको कस्टमर जिसकी प्राइस देने को तैयार हो। उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। उसका काफ़ी अच्छा नतीजा हमें पिछले साल मिला है। FY 27 में हमें लगता है बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे नए प्रोडक्ट अभी अभी हमने लॉन्च किए हैं मार्च में और अप्रैल में। दूसरा, आई थिंक एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है अशोक लेलैंड, जहाँ पर कॉस्ट की बात आती है। आई थिंक फ्रुगैलिटी एक बहुत बड़ा एक DNA है हमारा। समय अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग कॉस्ट को हर एक एंगल से देखते हैं। सिर्फ वहीं खर्चा करते हैं जहां एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जहां कंपनी की ताकत बिल्ड हो रही हो। जो भी अननेसेसरी या नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है उसको हम कोशिश करते हैं कि लगातार कम करते रहें। और तीसरा मैं कहूँगा कि मार्केट ने बहुत अच्छा साथ दिया, स्पेशली अक्टूबर के बाद GST रेट कट आया। हम लोग सभी लोग उत्साहित थे। उसने 10% हमारा रेट तो कम किया ही, सीवीज का, ट्रक्स का, बसेस का, लेकिन साथ में उसने जो कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ोतरी की, उससे हमारा फ्रेट डिमांड बढ़ा और उससे हमारे कस्टमर्स को, फ्लीट ओनर्स को बहुत फायदा हुआ। दूसरा उसका ये फायदा हुआ कि एक बहुत समय से हम एक ट्रिगर की वेट कर रहे थे। हमें पता था कि हमारी जो फ्लीट की एजिंग है हिंदुस्तान में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10 साल से ऊपर हो चुकी है, जबकि हिस्टोरिकली वो 7-8 साल होती थी। तो कोई ट्रिगर चाहिए था ऐसा कि जो कस्टमर के दिमाग में डाले कि देखो अभी आपका TCO बहुत बेटर हो गया है और ये सही टाइम है पुराना ट्रक बदल के नया लेने का। तो आई थिंक ये सब चलते हुए Q3 में इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही। Q4 में आई थिंक MHCV में जहां तक मुझे याद है 21-22% मार्केट ग्रो कर गई। वो अनइमेजिनेबल है
सीवी इंडस्ट्री के लिए, जहां एक ट्रक 40-50 लाख तक का बिकता है मार्केट में, उसमें 23% का बढ़ोतरी होना ऐसे चीज़ों में। बट बहुत अच्छा साल रहा और हम खुश हैं कि हम इंडस्ट्री के बराबर या बेहतर प्रदर्शन कर पाए, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, हम प्राइस रियलाइजेशन बेटर मिक्स के थ्रू कर पाए और एक अच्छा रिजल्ट दे पाए मार्केट में। राइट, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे से नतीजे। अच्छा सर, नतीजों के साथ साथ कंपनी ने इंडोनेशिया में एक होली ओन सब्सिडरी बनाने को भी मंजूरी दी है। अच्छा, इंडोनेशिया और ये जो एशियन मार्केट है सर, इसको लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, गेम प्लान समझना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा सेगमेंट है, ये जापानीज का दबदबा माना जाता है इस पूरे सेक्टर में। साथ ही पीटी पिंडैट के साथ आपकी साझेदारी किस स्तर पर है, ये भी थोड़ा बताएं। क्या ये फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग है या फिर शुरुआती सीकेडी मॉडल से होगी? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट का फिलॉसफी है ना, वो थोड़ा हटके है। हम पूरा दुनिया में किसी भी कंट्री में 20-50 हज़ार गाड़ी बेचने वाला कंपनी नहीं है। हम जहाँ भी गाड़ी बेचते हैं, हम उसको अपना घर मानते हैं, अपना होम मार्केट मानते हैं। होम मार्केट का मतलब है जैसे हम इंडिया में हैं, वैसा ही इकोसिस्टम हम वहाँ बनाते हैं। वहाँ फैक्ट्री लगेगा, वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप लगेगा, वहाँ पर हमारे लोग होंगे, लोकल हायरिंग होगी, ऐसे लोकल लोग जो लोकल कल्चर समझते हैं, लोकल कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं। हम वहाँ अपना स्पेयर पार्ट्स का वेयर हाउस खोलेंगे, सर्विस स्टेशंस खोलेंगे, ताकि कस्टमर को 24 घंटा 7 दिन रिस्पांस दे सकें। सो उसको हम बोलते हैं होम मार्केट। जैसा इंडिया वैसा ही दुबई, जैसा इंडिया वैसा ही सऊदी। नाउ अभी हमारे पास 3 होम मार्केट हैं, जीसीसी, अफ्रीका और सार्क। हम यूरोप में एक भी गाड़ी नहीं बेचते। यूके में अगर कोई ऑर्डर भी आता है कि 50 गाड़ी दे दीजिए, हम मना कर देते हैं। ब्राजील से अगर कोई बोलता है 500 गाड़ी का ऑर्डर है, नो, वी डोंट वांट इट, बिकॉज वो हमारी फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी है कि होम मार्केट बनाइए और ग्रो करिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, वो है आसियान, और आसियान में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में प्लान अभी ये है और आने वाले समय में ये और मैच्योर होगा, बट इनिशियल ख्याल ये है कि इसको एक होम मार्केट बनाया जाए, वहां पर हम लोकल असेंबली बेस बनाएं। ऑफ कोर्स वो स्टेजेस में मैच्योर होगा, हो सकता है शुरू में सीकेडी जाए, बाद में और लोकलाइजेशन हो। डेफिनेटली लोकलाइजेशन कंटेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो तो पहले दिन से करना होगा, 30% 40% जो भी है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, प्रोडक्ट्स का ट्रायल, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जापानीज डोमिनेटेड मार्केट में एक इंडियन ट्रक और बस की क्या पोजीशन है, वो हमें डिफाइन करना है और उसके लिए एक यूनिक पोजीशन हमें पैदा करनी है इंडोनेशिया में। तो ये सब काम चल रहा है। मे बी 6-8 महीने में हम आपको और बहुत अच्छी खबरें देंगे इस बारे में। लेकिन हाँ, पीटी पिंडैट के साथ जो एमओयू हुआ है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए उनका काफी इन्फ्लुएंस है इंडोनेशिया में। वो लोग अभी तक ज्यादातर डिफेंस व्हीकल्स में थे, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में ईवी की पेनिट्रेशन इंडोनेशिया में बहुत बढ़ने वाली है और जापानीज कुछ हद तक उसमें हेजिडेंट है, बिकॉज वो मार्केट लीडर हैं और वो मार्केट लीडर हैं डीजल पेट्रोल के बेस पे, तो वो थोड़ा बहुत उनका रहता है कि वो डीजल पेट्रोल ही चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिसरप्शन करें, क्योंकि हमारे पास ईवी का टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, अगला सवाल से मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं देख रही थी आंकड़े में समझ रही थी, आपके पास 6,000 करोड़ का अभी नेट कैश मौजूद है, यानी कि मजबूत कैश कुशन है आपके पास। फिर बोर्ड ने 300 करोड़ का एनसीडी के जरिए जुटाने को मंजूरी क्यों दी? क्या ये फंडिंग फ्यूचर के लिए वॉर चेस्ट तैयार करने के मकसद से लिए जा रही है, या फिर महंगे कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग करने की आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि देखिए, अशोक लेलैंड में हम लोग काफी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि कंपनी को आगे एक हाई ग्रोथ पाथ पे कैसे डाला जाए। हालांकि हम एक नेट कैश पॉजिटिव कंपनी हैं, लेकिन हमारा जो कैपेक्स है वो है लगभग 800,000 करोड़ का, और अगले साल भी होगा या उससे थोड़ा ज्यादा होगा।
लेकिन एक मोमेंटम क्रिएट करना है कंपनी में, एक ग्रोथ पाथ क्रिएट करना है। पिछले साल हमारा FY25 में लगभग 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था। फॉर्चुनेटली इस साल हम उसको 44,000 करोड़ के आसपास लेके आ सके, लेकिन अभी हमको उसको और तेजी से आगे बढ़ाना है, जिसके लिए काफी कैपेक्स की जरूरत होगी। नाउ ये कैपेक्स जो होगा ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होगा, बिकॉज ये ज्यादातर प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन में हो, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होगा। तो आई थिंक सेंस ये बनता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म डेट लेके लॉन्ग टर्म जेस्टेशन कैपेक्स में रखें उसको, और जो शॉर्ट टर्म कैश है उसको कंपनी में रखें, तो वो एक ज्यादा इकोनॉमिक और वाइज स्ट्रक्चरिंग है कैपिटल की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं बिल्कुल है सर। अच्छा ठीक है सर, समझ गई मैं आपकी बात, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है सर जिस तरीके से पूरे विश्व में, साथ ही हमने कमोडिटी और रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी, तो ऐसे में क्या आने वाले क्वार्टर्स में एबिटा मार्जिन्स को 13% के आसपास बनाए रखने के लिए कंपनी कोई प्राइस हाइक लेगी? मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जून 2023 में हम इन्वेस्टर डे किया था। हम इन्वेस्टर मार्केट में गए थे और हमने कहा था, हमारा EBITDA लगभग 4% था FY22 में। हमने कहा था कि हमें मिड टीन करना है, और बहुत लोग हंसते थे कि 4 से मिड टीन कैसे जाओगे। हम 4 से 8 गए, 8 से 12 गए, 12 से 12.7 गए, इस साल हम 13 गए। हम वो जर्नी को छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए जो फिलॉसफी है, जो अंडरलाइंग वर्क है, फंडामेंटल वर्क है, स्ट्रैटेजी है, वो काफी क्लियर है। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर क्वार्टर ही बढ़ा देंगे हम। अभी सिचुएशन खराब है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत प्रेशर है कमोडिटी कॉस्ट का, लेकिन उसके तरीके भी हैं। कुछ हद तक हम कितना मार्केट में डाल सकते हैं, वैसे ही हमारा प्रीमियमाइजेशन का फिलॉसफी है, वैसे ही हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो थोड़े महंगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसमें। उनकी लाइफ देखिए, उनका KMPL देखिए, उनका पावर और टॉर्क देखिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मार्केट में से हम कितना ला सकते हैं, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे कितना ला सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है कि तो हर कॉस्ट को हम लोग फूक के देखते हैं, उसको 4 बार लेंस लगा के देखते हैं, और उसको और भी तेज कर दिया अभी हमने, जब से थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। अब मार्जिन में हो सकता है कुछ हद तक थोड़ा इम्पैक्ट हो, हालांकि न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन टेम्परेरी होगा। कमोडिटी कॉस्ट इस लेवल पे नहीं रह सकती, वो वापस ठीक होनी ही पड़ेगी, और नहीं हुई तो देखेंगे मार्केट में कितना पास ऑन करें, कितना और वैल्यू दें कस्टमर को, जिसकी वजह से वो उसको जस्टिफाई कर सके। और अंदर मतलब 44,000 करोड़ की कंपनी, आपको मालूम है, बहुत बड़ा कॉस्ट बेस है, तो करेंगे उसको, कॉस्ट को ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, कमोडिटी और रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़े हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शेनू जी, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अशोक लेलैंड एक बार लेकर आएगा स्क्रीन पर, आज थोड़ा प्रेशर में है, नतीजों के बाद 2.5% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अमित जी को भी शुक्रिया कर देते हैं क्योंकि शो को वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ही सवाल हम क्वेरीज एड्रेस कर पाए दर्शकों के, लेकिन सोमवार को फिर जुड़ेंगे और सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित जी, हैप्पी वीकेंड आपको। चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो कॉर्नर, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। फिर से 15 अंक नीचे आपको दिखेगा, तो उतार चढ़ाव वाला यहाँ पर थोड़ा सेशन देखने को मिल रहा है फिलहाल। अच्छा, मैं कुछ काउंटर्स रख रही हूँ आपके स्क्रीन पर जहाँ पर स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है। अब लेकर आइए GMR एयरपोर्ट्स, और अब ये वायदा का टॉप गेनर बन चुका है 5% की तेज़ी के साथ, और 10 साल बाद कंपनी मुनाफे में आई है। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे यहाँ पर, तो ये एक काउंटर अच्छा करता हुआ। मैं कुछ और कैश के काउंटर्स इनफैक्ट आपके सामने रखूँगी जहाँ पर स्ट्रेंथ हमें पिछले कुछ सत्रों से, सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर MV फोटोवोल्टिक, क्योंकि ये काउंटर हमने देखा पिछले 6 महीने में
48% के रिटर्न दिखा चुके हैं। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा, अभी भी देखिए एमवी आपको 5.5% अप नजर आएगा। जिमा एयरपोर्ट्स तो हमने देख लिया, एक बार एमवी रखिएगा स्क्रीन पर, 230 के लेवल पर कर रहा है कामकाज, और इसका 6 महीने का चार्ट रखिएगा। शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एक बार एमवी फोटोवोल्टिक के बाद रखिएगा वर्क हार्ड फार्मा, जहाँ पर स्ट्रेंथ शानदार है। यहाँ पर भी खबर आई थी सुबह, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट 8% ऊपर, ये भी काउंटर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये तो एमवी फोटोवोल्टिक देखिए, एक महीने में तो करीब 13% चढ़ाई है। एक बस का 6 महीने का भी चार्ट रखिए स्क्रीन पर, देख लेते हैं 6 महीने में कैसे रिटर्न्स मिले हैं, क्योंकि जो पूरा स्पेस है लगातार फोकस में, 6 महीने में आपको शानदार रैली यहाँ पर करीब 50% के करीब आपको तेजी यहाँ पर दिखाई देगी। अच्छा, एक बार वर्क हार्ड फार्मा भी रख दीजिए। वर्क हार्ड फार्मा का जिक्र कर रही थी मैं, फार्मा स्पेस में तो स्ट्रेंथ है ही, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे। और वर्क हार्ड की जो आज खबर थी, CDSCO से इनको नॉड मिला है फॉर एंटीबायोटिक जेनिक, इसका एक पॉजिटिव असर वर्कहार्ट में आज देखने को मिल रहा है, करीब 8%। आप कुछ और काउंटर्स रखते हो आपके सामने जहाँ पर स्ट्रेंथ है इस उतार चढ़ाव वाले मार्केट में भी। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, इन्फोसिस का तो जिक्र कर ही लिया हमने, बहुत सारे स्टॉक्स रियलिटी पैक भी अच्छा कर रहा है। खैर, ये तो बात हो गई इक्विटी की, अब क्रिप्टो कॉर्नर में क्या कुछ चल रहा है वो समझ लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिलीप शनॉय, जो कि भारत वेब3 एसोसिएशन से हैं। दिलीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहली चीज़, क्लैरिटी एक्ट पे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा असमंजस में अब ये फंसती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते तक काफ़ी यूफोरिया था, अब जिस तरह का स्लो डाउन है और जो कंसर्न्स हैं उसे आप कैसे रीड करते हैं, और अगर ये इफ इट डजंट गो थ्रू तो किस तरह की कंसर्न्स फिर से हम यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे? देखिए, जैसे कि यूएस का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, और खास तौर अभी जैसे कि मिड टर्म्स आ रहे हैं और ये वॉर के परिस्थिति में है और काफी पॉलिटिकल टेंशन है, ये जो क्लैरिटी एक्ट में जो डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं और डिफरेंट सजेशंस आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसका एक जो प्रोसेस होता है वहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, काफी पहले रेगुलेशन में भी गया है। हाँ, वहाँ पे इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लेकर के काफी चिंतित है, उन्होंने सजेशंस दिए हैं, लेकिन जैसे ये लेजिस्लेशन आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है कि एक तरीके से ये पास हो जाएगा। और ये ज्यादा अभी तो जैसे है कि ज्यादा चिंता करने की समय नहीं है, प्रयास करने के समय है वहाँ के जो इंडस्ट्री और वहाँ के जो अलग जो स्टेक होल्डर्स है, कि इसको एक तरीके से कैसे एक एक्ट निकाल के है कि सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करे। दिलीप जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे वो JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, UBS है, सभी यहाँ पर ऑन चेन आने लगे हैं। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की टोकनाइजेशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली अब होते हुए देखी है। कैसे आप ये एक तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पर इंडिया इन सब चीज़ों से एब्सोल्युटली अछूता है? नहीं, ये एक काफी इंटरेस्टिंग और लेकिन चिंताजनक एक तरीके से पोजीशन है। वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसको रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, टोकनाइज प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लेके आ रहे हैं। और ये जो हमने इंडिया में जो स्टैंड्स लिया है, अभी इसको एक दफे के रिविजिट करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इसको रिविजिट करके ना एक कैलिब्रेटेड अप्रोच ले, ये डेंजर ये है कि जैसे पहले ही जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज और अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक हिस्ट्री है, जिस कंट्रीज ने इसको डेवलप किया है और इसको ज्यादा प्रमोट किया है, वो एक लीडर्स निकले हैं। तो हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और IT आर्किटेक्चर और जो Web3 आर्किटेक्चर आगे जाकर के हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लीडरशिप पोजीशन के बगैर अगर हम एक फॉलोइंग पोजीशन में आगे, तो एक चिंता की एक वो इट्स लाइक अ बिट वरिंग सिचुएशन। तो उसकी ये चिंता करके सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब US में 2008 में थोड़े से
फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे थे और आरबीआई ने कॉशन किया था और भारत उस पर नहीं गया था, तो जब वो मेल्ट डाउन हुआ तो वी वर काइंड ऑफ भारत एक तरह से प्रोटेक्टेड है। तो ये दोनों जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और लूजिंग आउट इम्पैक्ट है और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट और एक तरीके का शील्डिंग, ये अपने से प्रॉब्लम से शील्ड करना, इन दोनों के बीच में अभी चॉइस करने की जरूरत है और एक बैलेंस पॉलिसी आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इंडिया में। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।